नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आयुर्वेद के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, गलतफहमियां हैं, जो आयुर्वेद को अच्छे से जानते नहीं हैं और ना ही अच्छे से समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितना संक्षेप में हो सकता है उतना संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। तो स्वागत है दोस्तों लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सब लोगों का। लाइफस्टाइल आयुर्वेद और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद का उपयोग करके किस तरीके से आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय कि वास्तव में आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद यानी ये है एक जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद केवल दवा देने वाला विज्ञान है या केवल चिकित्सा करने वाला विज्ञान है। जब आप आयुर्वेद को अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे कि आयुर्वेद में योग का वर्णन भी मिलता है, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का भी वर्णन मिलता है और दर्शन यानी फिलॉसफी का भी वर्णन मिलता है। इसीलिए आयुर्वेद को कहा जाता है होलिस्टिक साइंस ऑफ हीलिंग, समन्वयात्मक उपचारात्मक पद्धति। चिकित्सा और उपचार में थोड़ा अंतर होता है। चिकित्सा जो होती है वो रोगी व्यक्ति की होती है, जबकि उपचार शब्द का प्रयोग जो है स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी होता है और रोगी व्यक्ति के लिए होता है। उपचार का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। जैसे कि हमारा जीवन चलता रहता है तो शरीर में बियर एंड टीयर की प्रोसेस होती रहती है, तो उसके मेंटेनेंस करने के लिए जो डेली रूटीन बताया गया है आयुर्वेद में, या नित्य जो है प्रयोग करने की जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उनको जो है हम उपचार कह सकते हैं। उसको प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए जो बताया गया है। तो हेल्थ प्रमोशन या प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ या स्वास्थ्य संरक्षण जो है, इस पर आयुर्वेद में जो है बहुत महत्व दिया गया है। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि पहले चिकित्सा की बात की गई है, पहले स्वास्थ्य संरक्षण की बात की गई है कि आप इस तरीके से अपने खान पान और जीवन शैली को रखें ताकि आप बीमार ना पड़ें। और इसी बात को के महत्व को बताते हुए लिखा है कि सर्वम अन्यत परित्यज शरीरम अनुपालित तद्भावे ही भावानाम सर्वे भावा शरीरणाम। यानी हमें सब कुछ छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, यानी शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी दुनिया के जितने भी भाव होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम रोगी हैं तो हम किसी चीज़ का सही से उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और सुखी हैं तो जीवन में अच्छा काम कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर रोगी हैं और दुखी हैं तो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ और सुखी जीवन ही सफलता का आधार होता है। जो जीवन में स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और जो लोग दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं, वो अक्सर जो है परेशान ही रहते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो याद रखिए कि स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है मान लीजिए आपने पैसा भी कमा लिया, कई संसाधन भी जुटा लिए, लेकिन आप दुखी हैं और आपका शरीर रोगी है तो आप उनका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसी बात को दर्शाते हुए हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। उसकी मैं 4 लाइनें आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, फिर ऐसे सुख साधनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहने का मतलब है आप अच्छे काम करिए, पैसा कमाइए और सुख संसाधन भी जुटाइए, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जुटाइए, ताकि आपके पास जब पैसा हो जाए, संसाधन हो जाएं, तब आप उनका अच्छे से उपयोग कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है आयुर्वेद में 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वेल या प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो कहने का मतलब है कि हमें जो भी आयुर्वेद में सिद्धांत बताए गए हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या और भी जो चीज़ें बताई गई जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ, उन सब का प्रयोग करना है ताकि हम बीमार ना पड़ें। और अगर किसी तरीके से ये सब करने के बावजूद भी जो है बीमार पड़ जाते हैं, तब फिर दूसरा उद्देश्य बताया गया है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी रोगी के रोग की चिकित्सा करना। लेकिन पहला उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ताकि वो बीमार ना पड़े।
तो ये है आयुर्वेद का असली जो मुख्य उद्देश्य है। तो अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को मैं 4 वर्गों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला वर्ग है दिनचर्या का। तो दिनचर्या, आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत महत्व दिया गया है और दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से भोजन लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी जीवनचर्या को रखना चाहिए, ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। सुबह उठने को बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग समय पे अलग अलग होता है, तो वो उसके लिए आप पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं देखने के लिए। अब दूसरा वर्ग है ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या में आयुर्वेद में 12 महीने में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। 2-2 महीने की एक ऋतु बताई गई है। तो अलग अलग ऋतु में किस तरीके का खाना पीना हमें लेना चाहिए, किस तरीके की हमारी जीवन शैली होना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताया गया है। और आने वाली ऋतु का 7 दिन और जाने वाली ऋतु का 7 दिन, इन जो 14 दिन का जो पीरियड होता है इसको ऋतु संधि कहा गया है। और इस ऋतु संधि में भी कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिनको अगर हम पालन करते रहते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, तो हम जल्दी रोगी नहीं होते हैं। अब तीसरा है त्रयोपस्तंभ। तीसरा जो वर्ग है त्रयोपस्तंभ, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आहार यानी डाइट। आहार डाइट का दिनचर्या के अंतर्गत, ऋतुचर्या के अंतर्गत रोग और रोगी के अनुसार एक विस्तृत वर्णन मिलता है आयुर्वेद में। और दूसरा है त्रयोपस्तंभ में निद्रा यानी नींद। हम सभी लोग जानते हैं कि नींद हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और नींद हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। उम्र के हिसाब से 6 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम रात को नहीं सही से सो पाते हैं तो आप दिन भर देखते हैं कि थकावट महसूस होगी, आलस महसूस होगा, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी काम अच्छे से करने के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। अब त्रयोपस्तंभ में तीसरी चीज़ होती है, वो होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ कुमारेपन से नहीं है। ब्रह्मचर्य का यहाँ मतलब है संयम से काम करने से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के एक आचार्य हैं बागभट्ट, उन्होंने ब्रह्मचर्य को अब्रह्मचर्य कहा है त्रयोपस्तंभ में। अब्रह्मचर्य का मतलब है गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचर्य, यानी हम शादी भी करें और जितने भी जीवन में संसाधन होते हैं, सुख होते हैं, उनका उपयोग करें, लेकिन संयम से करें। जीवन साथी की बात करें तो एक जीवन साथी का संबंध जो होता है वो ब्रह्मचर्य है। तो कहने का मतलब ऑथेंटिकेशन इन वर्क एंड कॉन्टिनेंस इन वर्क इज़ द ब्रह्मचर्य। तो हर काम करें लेकिन संयम से करें। अब चौथा वर्ग होता है रसायन का। रसायन एक औषधियों का विशेष वर्ग बताया है आयुर्वेद में, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ होता है या प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ होता है। लेकिन रसायन का प्रयोग हम स्वस्थ व्यक्ति में भी करते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, और रोगी व्यक्ति में भी करते हैं, लेकिन इसका जो प्राइमरी एम है वो है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब रसायन जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं। रसायन पे आज की जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, जिसको एलोपैथिक मेडिकल साइंस कहते हैं, उनकी साइंटिस्टों ने भी अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए हैं और कंबाइंड रूप से अलग अलग रसायनों पर रिसर्च करने के बाद बताया है कि इसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट होते हैं। पहला होता है एंटी स्ट्रेस इफेक्ट, यानी अगर हम लगातार रसायन का सेवन करते हैं तो या तो हमारे शरीर पे स्ट्रेस का बैड इफेक्ट होगा नहीं या तो बहुत कम होगा। और दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है। इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और मॉड्यूलेट भी करती हैं। कहने का मतलब अगर इम्यूनिटी गलत डायरेक्शन में जाती है या ऑटो इम्यूनिटी की तरफ जाती है तो उसको मॉड्यूलेट करके सही रास्ते पे ले आती हैं। तो जितने भी आजकल जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जैसे कि सोरियासिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इसी तरीके के और भी जो अन्य रोग हैं, उनका सही इलाज आयुर्वेद में भी है, आयुर्वेद में ही है और इन रसायनों के माध्यम से है। तो याद रखिए, रसायन का सेवन आयुर्वेद में बताया गया है कि रोज़ करना चाहिए, नित्य रसायन सेवन करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने प्रकृति के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से किसी भी आयुर्वेद वैद्य की, आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। अब चाहे रसायन की बात हो, चाहे आजकल जो काढ़े की बात चल रही है कोरोना में उसकी बात हो, या फिर और भी किसी आयुर्वेद की औषधि की बात हो, हमेशा आयुर्वेद की दवा का प्रयोग
आयुर्वेद डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर ही करना चाहिए। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी डॉक्टर को पूछे आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते रहते हैं और फिर अगर उसके गलत परिणाम मिलते हैं तो फिर आयुर्वेद को दोष देते हैं कि अरे वो तो आयुर्वेद की दवा खाई थी तो ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप अगर सही डॉक्टर से सलाह लेकर और सही तरीके से आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और जो लोग नित्य रसायन का सेवन करना चाहते हैं वो नित्य यानी डेली रसायन का सेवन करें, और जो लोग डेली नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग 15 दिन के ब्रेक करके या 1 महीने का ब्रेक करके कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारे जीवन का स्ट्रेस एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसीलिए हमें लगातार जो है आयुर्वेद के इन रसायनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसके बैड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, जितना भी लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर हैं उनमें 70 से 80% उन बीमारियों का कारण आजकल स्ट्रेस ही है। जैसे कि डायबिटीज़ है, मोटापा है, हृदय रोग हैं और भी इस तरीके की जो भी बीमारी हैं, और इन सभी का सही इलाज जो है वो आयुर्वेद में ही है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि इन सभी रोगों से दूर रहना है, इन सभी रोगों को ठीक करना है तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद की जो है औषधियों का प्रयोग करें। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी आयुर्वेद के बारे में गलतफहमियाँ फैलाते हैं या जो है उसके बारे में गलतफहमियाँ फैलाते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं, उन सब लोगों से दूर रहें और आयुर्वेद को अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।